हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज। और इस वन शॉट रिवीजन के अंदर दोस्तों हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वन शॉट रिवीजन को देख लेंगे तो उसके बाद आपके पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों, शुरू से एंड तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सीधे सीधे सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरी तरीके से रिवीजन हो सके, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप इस वन शॉट रिवीजन में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब दोस्तों, अगर बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो दो वर्ड है, एक है सीक्वेंस और एक है सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज कहा गया। सबसे पहले समझ लीजिए सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। भाई, कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे हम कहते हैं ना, सीक्वेंस में बैठ जाइए। सीक्वेंस में बैठने का मतलब जैसे अल्फाबेटिकली बैठ जाइए, तो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, तो आपको पता है नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। माने जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, उसे तो आप कहेंगे सीक्वेंस। और जिस किसी में पैटर्न हो या ना हो, उसे हम बोलते हैं सीरीज। ठीक है ना। माने एवरी सीरीज इज नॉट अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज। ठीक है ना। इसलिए इस पूरे चैप्टर का नाम दोस्तों है सीक्वेंस एंड सीरीज। माने आप अगर पैटर्न हो तो पैटर्न के रेस्पेक्ट में आंसर दीजिए, और पैटर्न ना हो तो आप तब भी आपको आंसर देना ही पड़ेगा। माने सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, मिक्स पैटर्न की बात भी कर सकते हैं। मिक्स पैटर्न भी हो सकता है, और हो सकता है नो स्पेसिफिक पैटर्न हो। माने कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न ना हो, तब भी आपको सीरीज को जज करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो एवरी सीरीज इज नॉट अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज अ सीरीज। सीक्वेंस की बात करें तो बेसिकली तीन तरीके के सीक्वेंस होते हैं। एक तो होता है अर्थमेटिक, ठीक है ना। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक, तीसरा होता है हार्मोनिक। और अगर आप इन तीनों को या किन्हीं दो को मिक्स कर देंगे तो आपको मिसलिनियस सीक्वेंस भी मिल जाता है। अर्थमेटिक का मतलब बेसिकली प्लस और माइनस से है। ज्योमेट्रिक का मतलब बेसिकली इनटू और डिवाइड से है। और हार्मोनिक जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना। वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक। हमें एक एक करके सब पढ़ने हैं और हमारा टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर तीन तरीके के प्रोग्रेशन। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इन तीनों से मिला के आप एक मिसलिनियस प्रोग्रेशन भी बना सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एपी की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोग्रेशन माने जिसकी प्रोग्रेस आप जानते हैं, जिसके फ्यूचर के बारे में जानते हैं, जिसको आगे आप ले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन। माने हर प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर पैटर्न जरूर होता है।
हर प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर पैटर्न जरूर होता है। हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, माने एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस से। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीक्वेंस को दोस्तों हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो यहां लिख लेते हैं a progression in which the difference between two consecutive terms is always same is known as AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अच्छा, अब अगर हम लेट कर ले, लेट एन एपी, एक एपी लेट करें जिसकी फर्स्ट टर्म हमने मान ली, जिसकी हमने फर्स्ट टर्म मान ली ए, क्या मान ली, ए। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया डी, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, डी। तो सबसे पहले एपी क्या होगी, देन एपी विल बी। एपी को समझने के लिए पहले हम इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। लेट कर लेते हैं एपी। आप मुझे चेक करके बताइएगा कि जो मैं सीरीज लिख रहा हूं वो एक एपी है भी या नहीं है। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, बताइए क्या ये एक एपी है, बिल्कुल है। क्यों है भाई, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। अब बोलते हैं डिफरेंस और करते हैं ऐड, बोलते हैं डिफरेंस और करते हैं ऐड। बहुत ध्यान से देखिए, यहां किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, +2 का। यहां किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, +2 का। अच्छा, बोल रहे हैं डिफरेंस और कर रहे हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। तो सर डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। करंट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तभी डिफरेंस पता लगेगा। अब जैसे इस पे आ जाइए, इसकी प्रीवियस टर्म पता ही नहीं है तो हम नहीं बता सकते, इसकी प्रीवियस टर्म हमें पता है, तो करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, +2 का। हमेशा याद रखिएगा, बोलते हैं डिफरेंस, करते हैं ऐड। डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि करंट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। ठीक है ना, अब एपी क्या होगी, एपी हो जाएगी ए, भाई सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है, ए से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट ए प्लस डी, नेक्स्ट a plus 2d, नेक्स्ट a plus 3d। ठीक है ना, अप टू सो ऑन टू। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है a1, ये इसकी सेकंड टर्म है a2, ये इसकी थर्ड टर्म है a3, ये इसकी फोर्थ टर्म है a4। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं तो यहां फर्स्ट टर्म क्या है, a, सेकंड टर्म क्या है, a plus d, थर्ड टर्म क्या है, a plus 2d। थर्ड टर्म बोल रहा हूं, d एक कम चल रहा है। क्यों, क्योंकि सीरीज a से स्टार्ट हुई है। क्यों, क्योंकि सीरीज a से स्टार्ट हुई है। फोर्थ टर्म क्या होगी, a plus 3d। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इसकी 10th टर्म क्या होगी, तो a plus 9d। ऐसे ही अगर मैं आपसे इसकी 100 टर्म पूछूं क्या होगी, तो a plus 99d। ऐसे ही अगर मैं आपसे इसकी 23rd टर्म पूछूं क्या होगी, तो a plus 22d। ऐसे ही अगर मैं इसकी आपसे pth टर्म पूछूं तो क्या होगी, a plus p minus 1 into d। ऐसे ही अगर मैं आपसे इसकी nth टर्म पूछूं क्या होगी, a plus n minus 1 into d। ऐसे ही अगर मैं इसकी pq टर्म पूछूं तो क्या होगी, a plus pq minus 1 into d। बात समझ में आ गई। तो ये किसी भी एपी की nth टर्म के लिए आपकी बात हो गई। अच्छा, अब किसी एपी में सम ऑफ n टर्म्स की बात करें।
अगर किसी एपी में सम ऑफ एन टर्म्स की बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एक और भी होता है, कब? जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो, व्हेन यू हैव लास्ट टर्म. तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n बाय 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये कब लगाएंगे? जब आपको लास्ट टर्म पता हो. ठीक है ना, बात समझ में आ गई. अब सीधे सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. बाकी सारी चीजें क्वेश्चंस के साथ सब डिस्कस हो जाएंगी, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आइए सबसे पहले देखिए जरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में. मीनिंग लिखा हुआ है, सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम. Common difference, the constant term, the constant difference d is called the common difference when previous term वो current term divide minus previous term. ठीक है ना, बात समझ में आ गई. 3 parts a minus d, a plus d, आपको कोई टेंशन नहीं है. nth term आपको पता ही है. ठीक है ना, sum of nth term मैंने आपको बता दिया. आगे बढ़ते हैं. हाँ जी सर, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में है, वो हम बात कर लेंगे. अब ये चार चीजें तो आपको पहले से मैंने आपको क्लास में बता रखी है कि हर जगह यूज होती है. पहला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. पहला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4. अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होगा? तो हम क्या करेंगे भाई, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक एपी है, चाहे तो आप एपी के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या आएगा? एन स्क्वायर. किसके बराबर आएगा? एन स्क्वायर. मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. गेटिंग रेडी, चलिए शुरुआत करते हैं. हाँ जी सर, क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन, a person pays rupees 975 by monthly installment, each less than the former by rupees 5. माने एक पर्सन जो है वो 975 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा है और हर इंस्टॉलमेंट प्रीवियस मतलब जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो प्रीवियस के मुकाबले में 5 रुपए कम है. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100. माने इसे टोटल पैसा कितना देना है? 975 रुपए. पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 100 रुपए की. डिफरेंस कितने का चल रहा है? 5 रुपए का. तो वो कह रहा है बताइए कितने टाइम में पूरे पेमेंट को पे कर देगा. माने आपको टोटल देने हैं, आपको टोटल देने हैं 975 रुपीज. ठीक है ना, कितने टाइम में जाएगा? माने सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है. फर्स्ट टर्म कितनी है? 100. डिफरेंस कितने का है? 5 का. कौन से? -5 का. डिफरेंस कितने का है? -5 का. तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एन की वैल्यू क्या आएगी. तो आपसे पूछ रहे हैं बताइए एन की वैल्यू क्या आएगी. तो जरा ध्यान से देखिए, सीधे सीधे 975 इज इक्वल्स टू n बाय 2. 2a का मतलब 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. माने -5 से इंटू करेंगे तो माइनस का 5n और प्लस का 5. क्लोज कर लिया. ठीक है ना, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1950. ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू n. और ये कितना हो जाएगा? 205 माइनस 5n. अब आपको कुछ करना नहीं है, या तो आप इसे सॉल्व करिए या इसे सीधे सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए. भाई n की वैल्यू पहले 10 लगा के देखिए. n की वैल्यू पहले 10 लगा के देखिए, जरा 10 लगाइए इसकी जगह. n इक्वल्स टू 10 पुट करिए तो ये आ जाएगा 10 और 205 माइनस 50. माने 10 इंटू ये कितना बचेगा? 195. ठीक है ना, 195 इंटू 10 करेंगे 1950. बिल्कुल ठीक. तो आंसर क्या होगा? ए होगा. आंसर क्या होगा? ए होगा. इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर. ठीक है ना, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे. बात समझ में आ गई ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों. कह रहा है इन एन अशोक चक्र द सेंट्रल एंगल मेड बाय द स्मॉलेस्ट सेक्टर, 2 स्मॉल सेक्टर्स, 3 स्मॉल सेक्टर. माने एक हमारे
फ्लैग में अशोक चक्र लगा हुआ है ना, ये इस टाइप से। अब ये जो है ये एंगल बना रहे हैं, ये जो एंगल बना रहे हैं, ये कह रहा है एंगल, पहला एंगल मान लीजिए, अगर पहले एंगल की बात करें, हर एंगल 5 डिग्री का है, फर्ज करिए, सोच के चल रहे कि हर एंगल कितने का है, 5 डिग्री का है, तो पहला एंगल कितना हुआ, 5 डिग्री। अब वो कह रहा है टू स्मॉल एंगल्स, माने इन दोनों का मिक्सअप कितना होगा, 10 डिग्री। फिर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। मतलब ये क्या बनेगी, ये क्या बन रही है, एपी ही तो बन रही है। ये क्या बन रही है, एपी ही तो बन रही है। तो उसका आंसर क्या होगा, आर एन एपी। ये किस में होंगे, एपी में होंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि सर water flows into a tank and the volume of the water in the tank is in at each minute form an AP। माने जो वाटर है, एक टैंक है, उसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, और जो वाटर फ्लो हो रहा है वो एक एपी जनरेट कर रहा है। माने कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। वो कह रहा है इफ द इनिशियल वॉल्यूम वाज 5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है टैंक के अंदर, टैंक के अंदर जो इनिशियल वॉल्यूम है कितना है, वो 5 लीटर का है। वो कह रहा है एंड बिकम 6 टाइम्स आफ्टर 6 मिनट, और 6 मिनट बाद वो 6 गुना हो जाता है। 6 महीने के बाद वो 6 गुना हो जाता है, माने हर 1 मिनट में 1 गुना वाटर बढ़ेगा, हर 1 मिनट में 1 गुना वाटर बढ़ेगा। तो वाटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो वाटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर इंक्रीज। तो बताइए वाटर कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है भाई, 6 मिनट में 6 गुना, माने 1 मिनट में 1 गुना। 1 मिनट में 1 गुने का मतलब कितना हो गया, 5 लीटर पर मिनट की क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। 5 लीटर पर मिनट की क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, दो अलग अलग एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। माने इसकी फर्स्ट टर्म क्या कह रही है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए, इसकी भी फर्स्ट टर्म ए, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है, सॉरी इसकी फर्स्ट टर्म हमने मान ली कैपिटल ए, पहले की फर्स्ट टर्म ए और इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए। इसका डिफरेंस मान लीजिए हमने डी, तो इसका डिफरेंस भी कितना है, डी है। वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज इतना, इन दोनों एपी की 100 टर्म का डिफरेंस, पहले तो इसकी 100 टर्म क्या होगी, ए प्लस 99 डी, और इसकी 100 टर्म क्या होगी, कैपिटल ए प्लस 99 डी। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, 111, 222, 333 ये दे रखा है। तो वो कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियन टर्म, तो इनकी मिलियन टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो जरा देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमेशा जो डिफरेंस बचेगा वो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बचेगा। ऐसे ही अगर 100 वो इसकी मिलियन टर्म की बात करें तो मिलियन टर्म में भी क्या होगा, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, माने डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। भाई अगर कॉमन फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, डिफरेंस सेम है, तो जो डिफरेंस आएगा, जो कॉमन जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही इसका 100 मिलियन का डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द टर्म दिस एंड दिस विल फॉर्म एन एपी। भाई देखिए अगर ए बी सी एपी में है, अगर ए बी सी एपी में है तो ये एपी में कब होंगे, जब बी माइनस ए किसके बराबर होगा, सी माइनस बी के होगा। माने 2b बराबर क्या होगा, a प्लस सी के होगा। माने बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो एडजेसेंट टर्म के सम के बराबर आना चाहिए। अब जरा बीच वाली टर्म का डबल कितना हुआ, 12x माइनस 4 इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 10x प्लस 11। तो ये उठ के इधर जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा, कितना बचेगा 2x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, माने C इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, माने a इज इक्वल टू 5 गिवन है आपको, एंड इट्स 100 टर्म इज -292, माने a प्लस 99d इज इक्वल टू -292। a की जगह हम चाहे तो डायरेक्ट 5 लगा सकते हैं, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -297 डिवाइडेड बाय 99, -297 डिवाइडेड बाय 99, 297 डिवाइडेड बाय 99,
ये आ गया 3, दैट इज इक्वल टू -3। तो वो कह रहा है देन इट्स 51st टर्म, 51 टर्म, 51 टर्म क्या होगी? 51 टर्म होगी a प्लस 50d। a कितना है आपका 5 प्लस 15 टू -3 करेंगे तो माइनस का 150, तो आंसर कितना आ जाएगा -145। आंसर कितना आ गया -145, माने डी इज द आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड द qth टर्म इज p। pth टर्म q है, qth टर्म p है। हाँ जी सर, pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो जरा जल्दी से बताइए इसकी rth टर्म क्या होगी? p प्लस q माइनस r होगी। अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो rth टर्म क्या होगी? p प्लस q माइनस r होगी। तो वो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ p प्लस qth टर्म, तो इसकी p प्लस qth टर्म क्या होगी? इसकी p प्लस qth टर्म क्या होगी? p प्लस q माइनस p माइनस q, क्या बचेगा? 0। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों? 0। देखिए ये दो क्वेश्चन थे, ये दो क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराए हैं। क्या कि अगर pth टर्म, देखिए दो क्वेश्चन है, दोबारा से बता दे रहा हूं, pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो इसकी rth टर्म क्या होगी? p प्लस q माइनस r। और pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है, तो rth टर्म क्या होगी? r/pq। तो rth टर्म क्या होगी? r/pq। अब इसने आपसे पूछा था p प्लस qth टर्म, तो हमने r की जगह p प्लस q लगा दिया, तो आंसर क्या आया? 0। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज इतना। पहले तो ये चेक करिए ये एक एपी है भी या नहीं है। भाई डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस निकालने के लिए करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, माने 4/√7 माइनस 3/√7 दैट इज इक्वल टू 1/√7। और फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 3/√7। आपसे पूछी कौन सी टर्म है? ये पूछ रहा है कि ये कौन सी टर्म है। तो हमेशा n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म आपकी कितनी है? 17/√7 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है? 3/√7 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है? 1/√7 और प्लस 1। तो ये कितना बचेगा? 14/√7। √7 एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, 14/√7 और अपॉन में 1/√7, तो ये कैंसिल आउट, प्लस 1। आंसर कितना आ गया? 15। आंसर कितना आ गया? 15। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 4th टर्म। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म क्या हो गई? a प्लस 9d इज ट्वाइस द 4th टर्म, माने a प्लस 3d, माने a प्लस 9d इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो इस a को उठा के इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा a, और ये 6d इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा? 3d। माने a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3d के बराबर आ गई। तो वो कह रहा है एंड द 23rd टर्म इज k टाइम्स द 8th टर्म, एंड द 23rd टर्म माने a प्लस 22d इज इक्वल टू k टाइम्स इट्स 8th टर्म a प्लस 7d। अब आप a की जगह 3d लगा दीजिए, तो 3d प्लस 22d बराबर k इंटू 3d प्लस 7d, ये हो गया 25d बराबर k इंटू 10d। d से d कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 25/10 का मतलब 5/2। 5/2 का मतलब कितना हो गया? 2.5 टाइम्स। 5/2 का मतलब कितना हो गया? 2.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -2 एंड 23। -2 और 23 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन प्लेस करने हैं। -2 और 23 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन प्लेस करने हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनको प्लेस करने पे क्या बन जाए? एक एपी बन जाए। ऐसे नंबर्स जिनको प्लेस करने पे क्या बन जाए? एपी बन जाए। अब आपको अर्थमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है भाई, आप पहला ऑप्शन रख के देखिए, क्या -2, 3, 13, 8 और 18 क्या ये एपी बन रही है? पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद 23, क्या ये एक एपी है? चेक करिए, इसका डिफरेंस कितना हुआ? 5, इसका डिफरेंस कितना हुआ? 8, सॉरी 10,
तो ये एक एपी तो नहीं बन रही, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एक एपी नहीं बन रही। तीसरे में देखिए डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, यहां डिफरेंस हुआ 5, फिर हुआ 5, फिर हुआ 5। अब हम चेक कर लेते हैं शुरू से। -2, 3, 8, 13, 18, 23। क्या ये फुल फर्निश एक एपी बन रही है? -2 से 3 का डिफरेंस 5, 3 से 8 का डिफरेंस 5, फिर 5, फिर 5 और फिर 5। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। वो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। माने 3, 8, 13 और 18 क्या होगा? इसके अर्थमेटिक मीन हो गए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, द सम ऑफ द प्रोग्रेशन। सबसे पहले चेक करिए ये एक एपी है या एक जीपी है। भाई एपी है तो जरा डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका डिफरेंस कितना हुआ? ए माइनस बी, माने -b का डिफरेंस हो गया। और इसका डिफरेंस कितना हुआ? a माइनस बी माइनस ए। यहां भी डिफरेंस कितना आया? -b आया। माने दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब ये क्या है? एक एपी है। अब एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a माने 2a प्लस 2b प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है? -b का। डिफरेंस कितने का है? -b का। तो दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस 2b माइनस nb और प्लस b, माने दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस, यहां से देखिए 2a प्लस ये कितना हो गया? 3b हो गया। अगर हम b कॉमन ले ले तो ये बचेगा 3 माइनस n। अब जरा चेक कर लीजिए कौन सा आंसर ठीक है। सर आंसर बी ठीक है। आंसर बी क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। आंसर बी क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सर द सम ऑफ द सीरीज। आपको इस सीरीज का सम निकालना है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए इस सीरीज के अंदर एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, एक लास्ट टर्म गिवन है। एक फर्स्ट टर्म गिवन है, एक लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो सबसे पहला काम n की वैल्यू निकालने का होगा। n इक्वल टू क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। माने n इक्वल टू क्या होगा? 70 माइनस 1 69 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 1 प्लस 1। आंसर कितना आया? 70। माने इसमें कितनी टर्म्स है? 70 टर्म्स है। हालांकि आपको दिख रहा होगा ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। चाहे तो आप इसमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर भी लगा सकते थे, चाहे ये एक एपी बन रही है तो आप डायरेक्ट इसमें एपी भी लगा सकते हैं। तो अब जरा देखिए सम ऑफ 70 टर्म्स क्या होगा? 70/2 ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 71। 35 इंटू 71, आंसर आ गया 2485। आंसर आ गया 2485 का मतलब आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज इतना। जिसकी nth टर्म आपको इतनी गिवन है। ये क्या गिवन है आपको? nth टर्म। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म निकालना, माने S25 की वैल्यू पूछ रहा है। S25 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम आप एपी जनरेट करिए। सबसे पहला काम आप एपी जनरेट करिए, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, मर्जी आपकी है। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स क्या होगा? 25/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का मतलब 25 टर्म, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 25/2 फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह इसमें क्या लगा दे? 1 लगा दे। तो 1/5 प्लस 2, ये पहली टर्म हो गई। प्लस लास्ट टर्म माने 25 टर्म लगाते तो n की जगह कितना लगा दे? 25 लगा दे। 25/5 प्लस 2, बस क्लोज कर दीजिए। ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा 1/5 26/5 और प्लस 4। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 इंटू 25 डिवाइड बाय 2। 115 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 115, माने बी इज द आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सम ऑफ द सीरीज। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दिख रहा है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? एन, एन प्लस 1/2। तो एन की जगह कितना लगा दीजिए? 100 लगा दीजिए। तो 100 इंटू 101/2। तो आंसर कितना हो गया? ए हो गया। आंसर कितना हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है द मैक्सिमम सम ऑफ द एपी इज दिस। आपको इसका मैक्सिमम सम निकालना है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसका आपको मैक्सिमम सम निकालना है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, तो ये एक घटती हुई सीरीज है, डिक्रीजिंग वे में सीरीज है, माने घटते 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 इस तरीके से है। 4 का डिफरेंस चल रहा है -4 का, ठीक है ना, हर बार -4 हो रहा है, और ऐसे ही घटते घटते कभी ना कभी 0 पे जाएगी, और 0 के बाद दोबारा नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगी। बेटा जी अगर आप खुद सोचिए, अगर मैं इसको यहां से -32 तक लेके जाऊं, तो इस कंडीशन में सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आधी टर्म पॉजिटिव होगी, आधी नेगेटिव होंगी, तो सम 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन इसने आपसे पूछा है मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम तभी पॉसिबल है जब तक कि 0 की बात हो रही है, मतलब जब तक कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रही, तब तक सम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। माने इसकी लास्ट पॉजिटिव टर्म तो 4 होगी, लेकिन लास्ट टर्म क्या होगी? जब 0 होगा, तो इस कंडीशन में इसका सम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। माने हमसे सम कह रहा है 40 से लेके 0 तक का सम निकालना है, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव टर्म शुरू हो जाएंगी, तो सम क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। तो हमें चाहिए सम मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में मतलब यह पता लग गया कि ये सीरीज जब तक 0 पे जाएगी तब तक ही सम मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये सम क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें सम ऑफ 0 तक निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा एन की वैल्यू निकालने का। एन क्या होता था? लास्ट माइनस फर्स्ट, -40 डिवाइडेड बाय डिफरेंस -4 + 1। कितना आ गया? 11। माने कितनी टर्म्स होंगी? 11 टर्म्स होंगी। अब हमें निकालना है सम ऑफ 11 टर्म्स। सम ऑफ 11 टर्म्स माने 11/2 ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 40 + 0, माने 11/2 इंटू 40। ये आंसर आ जाएगा 220। आंसर कितना आ गया? 220 इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका एपी से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे हमें इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके बताना है कि कितना आंसर आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखो जरा, तो ये हो गया आपका a² अपॉन a² माइनस b², और b² अपॉन, जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में, किन दोनों में? a² माइनस b² और b² माइनस a², इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो हो जाएगा a² माइनस b²। तो यहां प्लस माइनस क्या लिख दे? हम माइनस का साइन लिख दे, और नीचे लिख दे a² माइनस b²। अब दोनों का एलसीएम सेम, a² माइनस b², ऊपर भी आ गया a² माइनस b², कट के क्या आएगा? आंसर 1। क्या आंसर आएगा इसका? 1। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज नीडेड फॉर द सम ऑफ द सीरीज दिस बिकम्स 0। सम इसका 0 हो जाना चाहिए। सम इसका 0 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हम जो कर रहे थे। अब सम 0 कब होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका सम 0 कब होगा? भाई ये सीरीज घटती हुई है, 50, 45, 40, 35 ऐसी चलेगा अप टू सो ऑन टू 0 आएगा, फिर -5, -10, -15 अप टू सो ऑन टू -50 तक जाते जाते देखिए, जो इधर की टर्म का सम आएगा और जो इधर की टर्म का सम आएगा, ये दोनों क्या होंगे? सेम। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब सम क्या होगा? तभी 0 हो पाएगा। माने जब ये सीरीज -50 तक जाएगी तभी ये सम 0 हो पाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और भी, आप सीधे सीधे सम को 0 के बराबर रख लीजिए। भाई सम ऑफ n टर्म्स 0 दे रखा है आपको, तो सम ऑफ n टर्म्स 0 बराबर n/2 2a माने 100 प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है? -5 का। ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है ना। तो यहां से ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 5n प्लस 5। तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 105 अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू 21।
कितना आएगा 21 इज द आंसर। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था उससे भी कर सकते थे। 50 प्लस 45 प्लस 40, ये सम जीरो कब होगा? जब लास्ट टर्म क्या होगी आपकी? -50 होगी। तो सीधे सीधे n की वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट माइनस फर्स्ट -100 डिवाइड बाय डिफरेंस -5 प्लस 1 कितना आएगा? 21 ही आएगा। देखिए सब मिला के आंसर तब भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यहां हमने सीरीज के बिहाफ पे निकाला, यहां हमने सम के बिहाफ पे निकाला। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर दिस एंड दिस। फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको -14, डिफरेंस दे रखा है आपको फिफ्थ टर्म गिवन है आपको 2, माने a प्लस 4d बराबर 2। a की वैल्यू -14 लगाएंगे तो d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। वो कह रहा है एंड द सम ऑफ द टर्म इज 40। सम ऑफ टर्म इज 40 माने आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। सम ऑफ टर्म इज 40 माने 40 इज इक्वल टू n बाय 2, 2a माने -28 प्लस n माइनस 1 नहीं पता। डिफरेंस कितने का है? 4 का। डिफरेंस कितने का है? 4 का। बात समझ में आ गई सर? ये हो गया 80 इज इक्वल टू n -28 प्लस 4n -4 माने 80 इज इक्वल टू n और 4n -32। अब आप n की वैल्यू पुट करके देखिए। n की वैल्यू पहले 10 लगाइए, n की वैल्यू पहले 10 लगाइए। 10 इंटू 4 40, 40 माइनस 32 8 रह जाएगा। और यहां पे 10 इंटू 8 80। यस, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। n की वैल्यू 10 लगाने पे ये सम 80 आ रहा है। जब 80 आ रहा है तो आंसर क्या होगा? 10 होगा, माने 10 टर्म का सम क्या होगा? 80 होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 5। जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, माने सीधे सीधे कहिए ना 20 से डिवाइड हो। जो 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, माने सीधे सीधे कहिए ना 20 से डिवाइड हो। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, माने 100 भी इंक्लूड होगा और 300 भी इंक्लूड होगा। माने आपको वो नंबर निकालने 100 से 300 तक जो 24 से डिवाइड हो जाते हैं। 100 से 24 से करो 20 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला नंबर कौन सा होगा? सर पहला नंबर होगा खुद 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160 और लास्ट कौन सा होगा? 300। लास्ट कौन सा होगा? 300। अब हमें इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा n। n क्या होगा? लास्ट माइनस फर्स्ट 200 डिवाइड बाय डिफरेंस 20 प्लस 1, आंसर हो गया 11। अब हमें निकालना है सम ऑफ 11 टर्म्स। तो 11 बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितनी हो गई? 400। इसको काट लीजिए 200, आंसर आ जाएगा 2200। आंसर आ जाएगा 2200 माने आंसर हो गया डी। आंसर हो गया 2200 माने आंसर हो गया डी। करने का तरीका समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट एपी, माने 2 अलग अलग एपी हैं, उनके सम ऑफ n टर्म्स का आपको रेशो गिवन है। 2 अलग अलग एपी है, एक ही एपी नहीं है, 2 अलग अलग एपी है, उसके सम ऑफ n टर्म्स का रेशो गिवन है। कितना गिवन है? 7n माइनस 5 रेशो 5n प्लस 70। मतलब अगर हम एज्यूम करें 2 अलग अलग एपी, तो एक को मान लिया कैपिटल एस, एक को मान लिया स्मॉल एस, ये सम ऑफ n टर्म्स, ये भी सम ऑफ n टर्म्स। ये गिवन है आपको 7n माइनस 5 रेशो 5n प्लस 70, ये गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है देन द डैश टर्म ऑफ 2 सीरीज आर इक्वल। तो बताइए कौन सी टर्म इनकी सेम होंगी? याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, जब कभी भी आपको द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, और फर्ज करिए यहां पे क्वेश्चन में पूछता देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म। मान लीजिए अगर ये पूछता तो बताइए इसके फिफ्थ टर्म का रेशियो क्या होगा। तो इस कंडीशन में n की जगह 5 मत लगाइएगा, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म का रेशियो पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन में जो गिवन है वो रेशियो गिवन है सम ऑफ n टर्म्स का।
और आपसे जो पूछा गया है वो रेशियो ऑफ देयर फिफ्थ टर्म पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन हो और आपसे पर्टिकुलर टर्म का रेशियो पूछे तो एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लगाते, एन की वैल्यू हमेशा डबल करके -1 लगाते हैं। एन की वैल्यू हमेशा डबल करके -1 लगाते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे एन की वैल्यू हो जाएगी सर 9। माने अगर आप एन की वैल्यू 9 लगाएंगे तो ये फिफ्थ टर्म और ये भी फिफ्थ टर्म का रेशियो निकल आएगा। एन की वैल्यू 9 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63 -5 58 और 9 5 जा 45 और 17 ये हो जाएगा 62। माने रेशियो हो जाएगा 58 रेशियो 62। ये मैंने आपको अपनी तरफ से कराया। अब क्वेश्चन कह रहा है देन डैश टर्म ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल। माने डैश टर्म कौन सी इक्वल, माने इसमें कौन सी टर्म जो होंगी उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। माने कह रहा है देन द डैश टर्म ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल। माने कौन सी टर्म ऐसी होंगी जिन जो कि क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होने का मतलब रेशियो क्या आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए, 1:1। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन से लेके चलेंगे। अब पहला ऑप्शन, अगर 12th टर्म का रेशियो 1:1 आए तो एन की जगह क्या लगाएंगे आप, डबल करके -1 माने एन 12 2 24 -1 23 लगा के देखिए क्या 1:1 आ रहा है। 23 लगा के देखिए क्या 1:1 आ रहा है। 7 × 23 -5 और 5 × 23 +17। अगर ये रेशियो 1:1 आ गया तो आंसर ये होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। 7 × 23 23 × 7 -5 यह आया 156 और 23 × 5 +17 यह आया 132। तो ये तो रेशियो सेम नहीं आ रहा, 1:1 का रेशियो तो नहीं आ रहा, तो आंसर ए तो नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 6th टर्म। तो हम क्या लगाएंगे, एन की जगह डबल 6 का डबल करके -1 माने एन की जगह क्या लगा के देखेंगे, 11 लगा के देखेंगे। एन की जगह क्या लगा के देखेंगे, 11। तो एन की जगह जरा 11 लगाइए तो कितना हो जाएगा, 7 × 11 -5 और 5 × 11 +17 ये हो गया 77 -5 72 55 +17 दैट इज इक्वल टू 72। रेशियो आ गया 1:1। यस, माने इसकी 6th टर्म जो होंगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। याद रखिएगा जब कभी भी आपको सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन हो और आपसे एन टर्म का रेशियो पूछे तो एन की वैल्यू हमेशा डबल करके -1 लगाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म कॉमन टू द सीरीज दिस एंड दिस। इसमें आपसे पूछा गया है दो अलग अलग एपी गिवन है, दो अलग अलग सीरीज गिवन है। इसमें कह रहा है जो इसमें 100 कॉमन टर्म्स है उसका आपको सम निकालना है। इसमें जो 100 कॉमन टर्म्स है उसका आपको सम निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहली सीरीज है 17 21 25, अगली आएगी कितनी भाई, 4 का डिफरेंस चल रहा है, 29 31 35 39 43 47 51 इस टाइप से आएगी। ठीक है ना। अच्छा दूसरी सीरीज क्या है, 16 21 26 31 36 41 46 51 अप टू सो ऑन टू। अब जरा ध्यान दीजिए तो यहां डिफरेंस है 4 का, यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहां डिफरेंस है 5 का, यहां डिफरेंस है 5 का। पहली कॉमन टर्म कौन सी होगी, पहली कॉमन टर्म है 21, दूसरी कॉमन टर्म है 31, तीसरी कॉमन टर्म है 41 नहीं सॉरी, पहली कॉमन टर्म है 21, ये 35 39 43। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ पहली कॉमन टर्म है 21, दूसरी कॉमन टर्म है ये हो जाएगा 25 29, ये गलत कर दिया मैंने, यहां पे 31 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 33 37 41 45 49 अप टू सो ऑन टू, ये है 31। हाँ जी, तो पहली कॉमन टर्म कौन सी है सर,
पहली कॉमन टर्म है 21, दूसरी कॉमन टर्म देखिए 41, नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगी 61, नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगी 61। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें डिफरेंस चल रहा है 4 का, इसमें डिफरेंस चल रहा है 5 का, तो 5 4 जा कितना होगा 20, माने नेक्स्ट टर्म हमेशा 20 के बाद आएगी, 20 के बाद आएगी, माने 21 में 20 जोड़ दिए 41, नेक्स्ट कितनी आएगी 61, ऐसी 21 में 20 जोड़ दीजिए 41, 41 में 20 जोड़ दीजिए 61, माने यहां पे जो कॉमन टर्म्स होगी हमेशा 20 के डिफरेंस पे आएंगी। तो पहली टर्म क्या होगी 21, नेक्स्ट क्या होगी 41, नेक्स्ट क्या होगी 61। इसका सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स तक का, इसके अप टू 100 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। अब सम ऑफ 100 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ 100 टर्म्स क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 100 बाई 2, 2a का मतलब 42 प्लस 100 माइनस 1 99 और डिफरेंस कितने का 20 का। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 20 प्लस 42 इंटू 100 डिवाइड बाय 2, 101100 101100, दैट इज दिस द आंसर। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 अपॉन क्यू, द qth टर्म इज 1 अपॉन पी, देन फाइंड द सम ऑफ देयर pq टर्म्स। बेटा ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। आप इसकी दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली आप ऐड कर लीजिए, वो माइनस कर दीजिए। पीक्यू टर्म्स पूछ रहा है ना, हाँ जी माइनस कर दीजिए, अपने आप ही आंसर निकल आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले द pth टर्म ऑफ एपी इज 1 अपॉन क्यू, अच्छा सॉरी pth टर्म इज 1 अपॉन क्यू, qth टर्म इज 1 अपॉन पी, ये तो हमने कर रखा है पहले से। pth टर्म दे रखा है 1 अपॉन क्यू, qth टर्म दे रखा है 1 अपॉन पी। सबसे पहले तो इसकी rth टर्म बताइए क्या होगी, r अपॉन पी क्यू। इसकी rth टर्म क्या होगी, r अपॉन पी क्यू। अब आपसे पूछ रहा है सम ऑफ पी क्यू टर्म्स, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स दैट इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2 of first term plus pqth term, pq by 2 first term plus pqth term, तो that is equals to pq by 2 first term कितनी होगी 1 upon pq, pqth term क्या होगी pq upon pq, तो एलसीएम ले लेंगे pq by 2 और ये हो जाएगा 1 plus pq upon में pq, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 1 plus pq upon 2, 1 plus pq upon 2 माने a is the answer। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ S1, S2, S3 बी रेस्पेक्टिवली द सम ऑफ n, 2n एंड 3n टर्म्स, माने जो सम ऑफ S1 है ये सम ऑफ n टर्म्स है, S2 है वो सम ऑफ 2n टर्म्स है और S3 है वो सम ऑफ 3n टर्म्स है। अब जरा देखिए एपी एक ही है, माने फर्स्ट टर्म भी सेम है, कॉमन डिफरेंस भी सेम है, तो S1 की जगह n, S2 की जगह 2n और S3 की जगह 3n इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए क्या है सेम है, तीनों के लिए क्या है सेम है। तो S1 की जगह n, S2 की जगह 2n और S3 की जगह 3n, जो भी पूछा है उसमें पुट कर दीजिए। पूछा क्या है आपसे S3 डिवाइड बाय S2 माइनस S1, माने S3 का मतलब 3n डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 माने 2n माइनस n, 3n डिवाइड बाय n, n से n कैंसिल, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3। जो मैं क्वेश्चन कह रहा था ना अब इससे पहले वाला क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कैसे करा रहा हूं और उसके बाद इसमें और कोई दूसरा तरीका अप्लाई नहीं हो सकता। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू, सम ऑफ पी टर्म्स, पी टर्म क्यू नहीं है, सम ऑफ पी टर्म कितना दे रखा है क्यू दे रखा है। सम ऑफ पी टर्म का मतलब हो गया पी बाई 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू दे रखा है आपको। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो ये हो जाएगा 2a इंटू पी बाई 2 और p बाई 2 में बाई 2 बाहर ले लेता हूं तो d बाई 2
पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल्स टू क्यू। जरा चेक करिए, मैंने इस पी की मल्टीप्लाई पूरे से कर दी और बाई टू को मैं उठा के ऐसा कर रहा हूं कि एक काम करता हूं, बाई टू को उठा के यहां मल्टीप्लाई में लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने इस पी की पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2AP प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू 2Q, ठीक है ना। बिल्कुल सेम वे में अब वो कह रहा है इन द सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, माने क्यू बाई टू 2A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, ये गिवन है। तो बिल्कुल सेम वे में ये हो जाएगा 2P और ये हो जाएगा 2AQ प्लस डी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ठीक है ना। अब हम इन दोनों को उठा के माइनस कर दे हाथों हाथ, बस एक ही काम करना है आपको, क्या करना है, उठा के माइनस करना है। तो देखिए 2A कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा, P माइनस क्यू प्लस यहां D कॉमन आ गया, क्या बचेगा, P स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 2Q माइनस 2P इज इक्वल टू 2Q माइनस 2P। इसको करने का एक लौता तरीका है, सम ऑफ P टर्म्स सम ऑफ Q टर्म्स और दोनों को उठा के माइनस कर दिया। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए यहां पे हम इसे लिख सकते हैं P माइनस क्यू P प्लस क्यू, और इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं Q माइनस P, है ना, प्लस करके। अब जरा देखिए इस पूरे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, P माइनस क्यू। जैसे ही आप P माइनस क्यू कॉमन लेंगे आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2A प्लस D, ऐसे ही यहां से देखिए P माइनस क्यू फिर कॉमन आ रहा है, यहां से P माइनस क्यू फिर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा P प्लस क्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया Q माइनस P, 2 कॉमन ले लिया Q माइनस P, माने 2Q माइनस 2P होता, ये लिख लिया। अब जरा ध्यान दीजिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स विच इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए तो आपको इसकी वैल्यू दिख रही है कुछ, ये जरा ध्यान दीजिए, ये एग्जैक्टली दोनों सेम है, तो इसको डिवाइड में डाल दे रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर 2Q माइनस P अपॉन P माइनस Q। इसको कैंसिल करके माइनस 1 लिख सकते हैं, माने इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2, बस यहां -2 लगा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2 इंटू -2, कैंसिल होके आ गया माइनस P प्लस Q, माइनस P प्लस Q माने A इज द आंसर, माइनस P प्लस Q माने A इज द आंसर। ये एक लौता क्वेश्चन ऐसा है जिसको करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है द फोर नंबर्स आर इन AP whose sum is 24 and the product is 945। जरा चेक करिए क्या ये AP में है, 3 और 5 7, 2 का डिफरेंस, 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 ये भी एक AP है, ये भी एक AP है, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, ये भी एक AP है। अब वो कह रहा है द 4 नंबर्स आर इन AP whose sum is 24। क्या इन चारों का सम 24 आएगा, 3 और 5 8 और 7 15 9 24, सम इज 24। 2 और 4 6 6 12, 12 और 8 20, सम आ रहा है इसका 20, माने ये तो आंसर नहीं होगा। 5 और 9 14 और 13, 27 और 17 44, इसका सम आ रहा है 44 44, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ना ही आंसर बी होगा, ना ही आंसर सी होगा, आंसर या तो ए होगा या डी होगा, ठीक है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज 95। जरा चेक करिए इनका प्रोडक्ट 95 आएगा, 3 5 जा 15, 7 जा 105 इंटू 9 945, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर क्या होगा, ये ए होगा। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दे तो हमेशा इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, वो कह रहा है फाइंड द 4 नंबर्स आर इन AP विद द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड बीइंग 22। पहले चेक करिए क्या ये एक AP है, यस
ये एक एपी है, यस, ये भी एक एपी है, यस। अब वो कह रहा है विद द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड बीइंग 22, सेकेंड का और थर्ड का सम 22 होना चाहिए। नहीं सर, ये तो सम 12 हो रहा है। सेकेंड का और थर्ड का सम 22 होना चाहिए। नहीं सर, ये सम 10 हो रहा है। सेकेंड का और थर्ड का सम 22 होना चाहिए। यस सर, बिल्कुल हो रहा है, थर्ड वाले में हो रहा है, थर्ड वाले में हो रहा है, ठीक है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ बीइंग 85, और फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट 85 होना चाहिए। सही है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा, ना ही ए होगा ना ही बी होगा, आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इन एन एपी इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज सम एसएन इक्वल्स टू एन स्क्वायर इनटू पी, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स इज एसएम इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इनटू पी, where m and p are the positive integer, then find the sum of p terms। सबसे पहले sum of p terms की बात करें तो होगा क्या? p by 2 फर्स्ट टर्म प्लस p एट टर्म, भाई p by 2 फर्स्ट टर्म प्लस p एट टर्म। अब जरा ध्यान दीजिए, सीधे सीधे हमें लगाने की जरूरत ही क्या है, फालतू में हम इतना दिमाग लगा रहे हैं। सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है, कितना? n स्क्वायर इंटू पी। सम ऑफ n टर्म्स कितना है? m स्क्वायर इंटू पी। सम ऑफ p टर्म्स क्या होगा? p स्क्वायर इंटू पी, माने सीधे सीधे आंसर कितना आ गया? p क्यूब। सीधे सीधे आंसर कितना आ गया? p क्यूब। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 14, और क्या कह रहा है? एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स and the sum of the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign। माने सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो है और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स जो है दोनों क्वांटिटी में बराबर है लेकिन साइन में अपोजिट है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, तो सबसे पहले जरा देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा? 5/2, 2a का मतलब 28 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 है 4d इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 10/2 2a का मतलब 28 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 28 प्लस 4d बराबर माइनस 56 माइनस 18d। इस d को उठा के तो ले जाइए 22d और इस 28 को उठा के तो ले जाइए माइनस का 84। डी की वैल्यू आ गई माइनस 84/22। ऐसे रहने दीजिए। अब वो क्या पूछ रहा है? देन फाइंड इट्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी सर? थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d। a कितना है आपका? 14 प्लस 2 इंटू डी कितना है आपका? तो यहां माइनस लगा ले, 2 इंटू 84/22, ये 11 से कैंसिल हो गया। एलसीएम आ गया 11, 154 माइनस 84 70/11 का मतलब 6 एंड 4/11। आंसर हो गया इसका सी, वो सॉरी ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए, 6 एंड 4/11। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे से, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 164। तो बताइए इसकी कौन सी टर्म 164 होगी? सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। याद रखिएगा जब कभी भी आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो सबसे पहला काम n की वैल्यू 1 लगाइए, 2 लगाइए, फिर एपी पता करिए। एपी पता करने के बाद आपका क्वेश्चन शुरू होगा। अब अगर हम बात करें तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n। अगर मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 8। माने सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। अब मैं अगर n की जगह 2 लगाता हूं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 तो दैट इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 22। माने किसके बराबर होगा? ये a1 प्लस a2 के बराबर होगा। ये a1 प्लस a2 के बराबर होगा। अब आपको फर्स्ट टर्म पता है 8, फर्स्ट टर्म आपको पता है 8, फर्स्ट टर्म आपको पता है 8 और a1 प्लस a2 आपको पता है 22। a1 प्लस a2 आपको पता है 22, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 8 का मतलब हो जाएगा 14। 22 माइनस 8 का मतलब हो जाएगा 14। माने अब आपकी सीरीज बनेगी 8 14, डिफरेंस कितने का हुआ? 6 का। नेक्स्ट कितनी होगी? 20।
नेक्स्ट कितनी होगी 26 अप टू सो ऑन टू। अब आपसे पूछ रहा है बताइए 164 इसकी कौन सी टर्म है, 164 इसकी कौन सी टर्म है, माने n की वैल्यू पूछ रहा है। तो n बराबर क्या करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट, माने 164 माइनस 8 डिवाइड बाय डिफरेंस 6 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 164 माइनस 8 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, आंसर आ गया 27। तो n की वैल्यू कितनी होगी 27 होगी सर, n की वैल्यू कितनी होगी 27, माने 20 द आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी सर, i इक्वल्स टू 4 to 7, ये देखिए ये किसका सिंबल है, समीशन का, हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा है। समीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल थिंग्स। ये कह रहा है i की वैल्यू 4 से लेके 7 तक लगानी है और जितनी भी वैल्यूज निकल के आए उन सबको जोड़ दीजिए। तो पहले i की जगह 4 लगाइए, तो जरा i की जगह 4 लगाइए, i बराबर 4 लगाने पे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 1 माने अंडर रूट 7। फिर i की जगह 5 लगाइए तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 9। फिर i की जगह 6 लगाइए, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 11। फिर i की जगह 7 लगाइए, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 13। फिर क्या कह रहा है, सबमिशन है माने इन सबको जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 13 दैट इज इक्वल टू आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, वो कह रहा है इफ ए बी सी आर इन एपी, बेटा जी एपी में कब होंगे, जब बीच वाले का डबल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो 2b की वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर होगी, a प्लस सी के बराबर होगी। 2b की वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस सी के बराबर होगी। बात समझ में आ गई, बस यहां पे आपके एपी के क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे दोस्तों जीपी के बारे में।